और रिफ्रैक्शन को समझेंगे बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल इससे पहले हमने पढ़ा था कि हर वेव जो भी आगे चल रही होती है उसमें से सब्सिक्वेंट सर्कल्स इमर्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो सब्सिक्वेंट सर्कल्स एक नई वेव का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये आपको हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्रैक्शन को पहले समझेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। अगर हाइगन ने बात सही कही है कि वेव नेचर है लाइट का, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल है। तो रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर स्पीड ऑफ अगर जो लाइट है वो किसी दूसरे मीडियम में जाने के बाद में टुवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड करती है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, तो ज्यादा होगी सेकंड मीडियम में। तो ये जो बात है, अगर हम इसको प्रूव कर पाते हैं यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, तो ये बात सच हो जाएगी कि वेव नेचर ही है लाइट का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें समझनी है वो ये है कि ये एक सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और इस सरफेस के ऊपर एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, और वो नॉर्मल के साथ में, ये आपका नॉर्मल है, इसके साथ में जो एंगल बना रही है वो है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है वेव। ठीक है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे कॉन्सेंट्रिक गोल सा सर्कल है बड़ा सा, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है, ये आपका वेव फ्रंट है। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन देखो, वेव फ्रंट का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये वाली रे हमने बना ली, ये इसके प्रोपगेशन का डायरेक्शन है ए डैश, और ए बी जो है वो वेव फ्रंट है, यानी वेव का पार्ट है। अब जब ये वेव एंटर करती है इनटू द सेकंड मीडियम, तो यहाँ पे इसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है नॉर्मल के साथ, और अब ये एंगल बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आर। अब आप देखो इसका जो बेंडिंग है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होने की वजह से, यानी झुकने की वजह से, इसकी जो वेव का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन पहले ये था, नॉर्मली ये होना चाहिए था, पर ये ना होकर के इससे थोड़ा सा ऐसे वेव अब ट्रैवल करेगी, तो वेव की ट्रैवलिंग का डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है। ये वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट भी थोड़ा सा बदल गया है। देखो यहाँ पे ऐसा था, यहाँ आते आते ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया है ना। तो ये आपको समझना है कि वेव का डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है व्हेन अ वेव इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, पहले मीडियम में मैं मान लेती हूँ कि स्पीड जो है लाइट की वो v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब कितना डिस्टेंस इस वेव ने ट्रैवल किया, पहली वाली वेव ने, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया बेसिकली इस वेव का और इस वेव के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, और मैक्सिमम जो दूरी है वो हम इस पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसके प्रोपगेशन वाली लाइन को यूज करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से हमने BC उसको नाम दे दिया। अब इस BC को हमें कैलकुलेट करना है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम मान लेते हैं कि एक वेव फ्रंट को आगे बढ़ने में, वेव को आगे बढ़ने में टाउ टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी टाउ अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाउ आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, या स्पीड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस पता नहीं है, BC है यहाँ पर, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है, टाउ टाइम टेकन है। v1 इज द स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में जो स्पीड है वो v1 है। तो ये हो गया आपका BC, डिस्टेंस की जगह BC लिख दिया आपने, स्पीड की जगह v1 लिख दिया, और टाउ टाइम टेकन, इसको टाउ को इधर ले गए तो डिस्टेंस यानी कि BC निकल आया v1 टाउ। ठीक है, अब दूसरी वेव पे गौर करिए जरा, दूसरी वेव ने कितना टाइम ट्रैवल किया है। अब ये जो है ना, ये इंटरफेरेंस का मीडियम, ये वो सरफेस है जहां से वेव की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बेसिकली इसी सरफेस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकेंड वेव हो गया। अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकेंड वेव ए ही आ गया, ए ही सेम फॉर्मूला आपने यूज किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाउ, यानी टाइम टेकन। अभी आपने BC निकाल लिया, AE निकाल लिया, यानी दोनों डिस्टेंस निकाल लिया आपने। अब आपको चाहिए क्या, मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि हम किसी भी तरीके से स्नेल्स लॉ प्रूव कर लें। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर स्नेल्स लॉ प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्नेल्स लॉ क्या है कि sin I अपॉन sin R कांस्टेंट आना चाहिए,
है ना। तो पहले इसके लिए हमें साइन आई निकालना पड़ेगा, साइन आर निकालना पड़ेगा। तो साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालेंगे, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना है, परपेंडिकुलर देखो कितना है, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया बीसी। बीसी कितना आया था, v1 टाउ आया था, बीसी में v1 टाउ डाल दिया आपने। हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी, एसी लिख दिया आपने, v1 टाउ अपॉन एसी आ गया। तो ये निकल आई आपकी साइन आई। साइन आर निकालने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। अभी ये परपेंडिकुलर है ए, तो आपका हाइपोटेन्यूज एसी हो गया, आपने निकाल लिया, ये आ गया साइन आई साइन आर। अब इस स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर निकालो। साइन आई बाय साइन आर आपने निकाला, v1 टाउ साइन आई की जगह आपने लिखा v1 टाउ अपॉन एसी, और साइन आर की जगह लिखा v2 टाउ अपॉन एसी। एसी से एसी गया, टाउ से टाउ गया, बचा v1 बाय v2। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर आ गया v1 बाय v2। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निकालने का तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज की किसी भी चीज के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी उसका रेशो निकाल ले विद वैक्यूम में क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो वैक्यूम में जो भी स्पीड होगी उसकी रिलेटिव हम निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की। तो n1 will be equal to c, that is speed of light in vacuum, upon v1. v1 is the speed of light in the first medium. तो ये पहले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। दूसरे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, that is speed of light in vacuum, upon v2, that is speed of light in the second medium. अभी आ गया आपका n1 n2। अभी फर्दर सॉल्यूशंस करते हैं और निकालते हैं जो हमें निकालना है फॉर प्रूविंग दैट रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल बाय द वेव नेचर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा दैट साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज दोनों स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू v1 बाय v2, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। अब आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना है रेशियो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेना है, n1 अपॉन n2 करना है, c अपॉन v1, c अपॉन c2, c से c गया, ये आ गया 1 अपॉन v1 अपॉन 1 अपॉन v2। इसको एग्जैक्टली लिखोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 बाय v1, यानी n1 अपॉन n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो बराबर वेलोसिटीज का रेशियो इन बोथ द मीडियम्स। ठीक है, तो अब आपको चाहिए वैल्यू v1 बाय v2 की, क्योंकि स्नेल्स लॉ में तो आपको v1 बाय v2 पुट करना है ना। तो v1 बाय v2, इसको उल्टा कर दो, v1 बाय v2, v1 ऊपर ले आओ, v2 नीचे ले जाओ, तो ये n2 अपॉन n1 वैल्यू निकल आएगी आपकी साइन आई अपॉन साइन आर की, n2 बाय n1। अब n2 बाय n1 आ गई, तो आपने n1 को ले जाना है साइन आई के पास और n2 को ले जाना है साइन आर के पास। ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और करनी है, वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम जानते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू bc, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम टाउ, लैम्डा 1, और bc अपॉन a, यानी दोनों वेवलेंथ का हम रेशियो लेना चाह रहे हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लेना चाह रहे हैं, तो bc अपॉन a हमको निकालना है, bc अपॉन a हमको निकालना है। तो बेसिकली bc की जो भी वैल्यू आपने निकाली थी उसके नीचे आपको a की वैल्यू लिख देनी है ना। तो bc की वैल्यू आपने निकाली थी v1 टाउ और a की वैल्यू आपने निकाली थी v2 टाउ, टाउ से टाउ गया, बचा आपका v1 अपॉन v2। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी कि वेवलेंथ चेंज करेगी। अच्छा इसको थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं, फाइनल जो इसकी शक्ल निकल के आएगी वो ये होगी, v2 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा 1। अच्छा v2 अपॉन लैम्डा 2 क्या है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस से क्या निकलेगा, मतलब दोनों वैरी कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिवीजन होगा द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस will be equal to the velocity in the first medium divided by the distance covered in this first medium। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट बन रहा है तो ये दोनों चेंज हो रही होंगी वैल्यूज लगातार, अगर ये चेंज नहीं होंगी तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी कभी भी आंसर में। इसका चेंज होना भी जरूरी है, इसका भी जरूरी है, इसका भी जरूरी है, इसका भी जरूरी, यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि होती क्या है, v अपॉन लैम्डा। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f से डिनोट कर लेती हूँ मैं, तो ये होती है v अपॉन लैम्डा। अब देखो v अपॉन लैम्डा तो कांस्टेंट आ रहा है ना, v2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा 2, यानी दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी जब भी वेव प्रोपगेट करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, बट वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे कि अगर रेयरर मीडियम में जाएगी, ये तो डेंसर मीडियम की बात होगी, अब अगर लाइट रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी दूसरे वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम, तब क्या होगा। ठीक है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं।